हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि 11th क्वेश्चन जो है आपका वो पूरा पूरा किस पर बेस्ड है, आपका ट्रू फॉल्स पर। तो ट्रू फॉल्स क्या कहते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। देखो, उसने कहा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये फॉल्स हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये ट्रू है तो क्यों है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास। देखो, आपको थियोरेटिकल समझ में मैं उम्मीद करता हूं ना आए, लेकिन आपको जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा ना कुछ पार्ट्स, तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छा ये बात यहाँ से गई थी और इसने ये पूछा था, हमने इसलिए इसको फॉल्स या ट्रू बोला। सबसे पहले पार्ट की बात करी जाए तो उसने कहा कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। उसने कहा कि tan a की वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी, यानी कि लेस देन 1 आएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल कहीं पर भी नहीं है कि tan a हमेशा कि एक से छोटा रहेगा। वो एक भी हो सकता है, वो 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से यानी कि बड़ा हो सकता है। तो हमने कहा कि ये फॉल्स होगा। रीजन है क्योंकि tan a की जो वैल्यू होती है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, tan a को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर बेस की बात करी जाए और परपेंडिकुलर की बात करी जाए तो परपेंडिकुलर अगर आपका स्मॉलर होगा तो 1 से क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। और अगर परपेंडिकुलर ग्रेटर रहेगा बेस से तो ये क्या रहेगा आपके पास, ग्रेटर देन 1 रहेगा। अभी इस तरह से कोई बात आपको शायद मुझे लगता है कि आपकी समझ में आई होगी। सबसे पहले थ्योरी पे चलते हैं, फिर प्रैक्टिकली चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा कि देयरफॉर कि tan a लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है एक से छोटी। कब होगी tan a की वैल्यू, वो कब हो सकती है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन बेस। भाई स्मॉलर देन किससे होना चाहिए, बेस से होना चाहिए। और हम खुद कह दें कि इट इज नॉट ऑलवेज, हम कह सकते हैं नेसेसरी, कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपका हर बार परपेंडिकुलर छोटा आएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बड़ा भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से सुने। मेरे पास एक जगह वैल्यू दी कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, ठीक है। एंड एक दूसरा पार्ट लिया हमने कि cos a की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/5 है। देखो दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अलग से एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है। और इसके लिए भी हम क्या करें, एक अलग से ट्रायंगल बना लें। क्लियर हो गई मेरी बात। इसको नाम दे ए बी और सी। अगर ये एंगल है ए तो यहां पर भी एंगल है, यहां पर भी एक क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, एबीसी ट्रायंगल बनेगा। अब ध्यान से सुनो, ए के सामने कौन होता है हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे कौन हो गया बेस, और 90 के सामने कौन हो गई आपके पास हाइपोटेनियस। सेम रिलेशन कि परपेंडिकुलर ये रहा, बेस आपके पास नीचे और हाइपोटेनियस रही आपकी 90 एंगल के सामने। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि tan a इज इक्वल टू कितना होता है, p/h होगा, और cos a क्या होगा आपके पास, b/h होगा। क्लियर हो गई बात। देखो p की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और h की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है। यहां से b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और h की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ देखना है आपको क्वेश्चन में क्या अपने आप ही मीनिंग दे दिया इस आंसर का। देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो बेस क्या निकलेगी मेरे पास 4, और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो परपेंडिकुलर क्या निकलेगी 4। अब दोनों से तो मैं tan a निकाल सकता हूं ना। तो यहां से अगर मैं tan a की बात करूं तो ये बनेगा आपके पास p/b, और यहां से tan a की बात करूं यहां से भी p/b बनेगा भैया, बन गया जी। अगर यहां से देखा जाए तो परपेंडिकुलर कितनी है 3, अपॉन में कितना हो गया आपके पास 5। अब आप ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर स्मॉलर है किससे, बेस से, तो इसका मतलब ये हमेशा 1 से क्या रहेगी, 1 से लेस देन रहेगी। क्लियर होगी बात मेरी। अगर यहां से देखा जाए तो कितना बनेगा, p की वैल्यू 4 है और बेस कितनी है हमारे पास 3, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। अब एक बात बताओ, उसने तो ये कहा था कि ऑलवेज लेस देन 1 हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर लेस देन 1 है और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ कि भाई जो उसने बात हमसे पूछी थी वो तो गलत हो साबित कर दी हमने। तो इसका मतलब जो उसने स्टेटमेंट दिया वो आपका क्या रहा, फॉल्स रहा। ध्यान से समझना है बस हमें एक एक पॉइंट को, क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री आपके किस में है, इस ट्रायंगल में बैठी है दोनों के। क्यों, क्योंकि उसने tan a की बात करी, tan a यहां से भी निकला और tan a यहां से भी निकला, और दोनों को कंपैरिजन करा जाए तो एक में स्मॉलर है एक में ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत माने इसका। उसने कहा कि ऑलवेज, यानी कि हर बार 1 से छोटी वैल्यू रहेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बड़ी भी हो सकती है वैल्यू। ये किस पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर पे। तो इसका मतलब पहले वाले जो पार्ट है आपके पास, उसका आंसर क्या रहेगा आपके पास, फॉल्स रहेगा। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट पर, जल्दी से आप नोट कर लें इसको।
तो चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है आपको, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी कि हमें किस तरह से इसका आंसर देना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले उसने कहा कि मेरे पास sec a की वैल्यू कितनी है 12/5। जब 12/5 sec a की वैल्यू, उसने कहा कि फोर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। उसने कहा कि क्या एंगल a की हेल्प से अब मैं और रेशियोज निकाल सकता हूं, जैसे sin a, cos a, tan a, cot a और cosec a। sec a मेरे पास है। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो sec a लिखा हुआ है क्या ये बिल्कुल इसकी जो वैल्यू है वो वैलिड भी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि sec a इक्वल टू हमेशा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस हमेशा बेस से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। ठीक है ना, हमेशा हाइपोटेनियस बड़ी होनी चाहिए बेस से। तो ध्यान से देखो 12 क्या मिला आपको, हाइपोटेनियस, बेस क्या मिली आपको 5। तो आप कह सकते हैं ना कि h जो है वो b से बड़ा है। तो इसका मतलब जो sec a का रेशियो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है, यानी कि बिल्कुल क्या कह सकते हैं एक प्रॉपर वे में है, जैसा हमें चाहिए था वो वैसा ही लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। और हम कहेंगे क्योंकि sec a इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हमने हाइपोटेनियस कहा कि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, बेस से भी होता है और परपेंडिकुलर से भी। तो जो हाइपोटेनियस है वो तो दोनों साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो बेस से भी बड़ा है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया था वो आपका ट्रू है। तो हम इसकी हेल्प से अदर वैल्यूज एंगल ए पर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यही आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो चीज गिवन है पहले उसको देखें कि ये वैलिड है या नहीं है। तो अगर ये वैलिड होगी तो अगली वैल्यू भी वैलिड मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या रहा है, ट्रू रहा। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो चलते हैं हम अपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट, तभी आपको ट्रू और फॉल्स डिसाइड करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड जो पार्ट है हमारे पास, उसने कहा कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। और हम कहेंगे भाई cos को तो हम कोसिकेंट कभी बोलते ही नहीं है, कोसिकेंट का मतलब होता है कोसेक। ठीक है ना, और cos को तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल है। तो हम कहेंगे कि जो ये आपने इसको एब्रिविएशन दी कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये हमारी ट्रू रहेगी, सॉरी फॉल्स रहेगी। रीजन क्योंकि ये तो नेम इसका होता ही नहीं है। हम क्या कहेंगे कि ये तो जो स्टेटमेंट दिया आपने फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि cos a इज यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या बोला जाता है cos को, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा है उसने कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये तो फॉल्स है। रीजन क्योंकि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नोट्स बताए थे, उस नोट्स में मैंने आपको ये भी कहा था कि कभी भी कोई भी एक आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपके पास रेशियो लिखा हुआ है कि साइन ए, तो साइन ए का मतलब कभी ये नहीं होगा कि साइन मल्टीप्लाई बाय ए। क्यों? क्योंकि ये अपने में ही एक सिंगल टर्म है, ये पूरी एक सिंगल टर्म है, ना कि ये दो टर्म है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आंसर में भी क्या दिया कि आप कोट ए को कभी ये नहीं बोल सकते कि कोट ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये तो फॉल्स रहेगा। अगर ये फॉल्स रहेगा तो बिकॉज कोट ए इज द सिंगल टर्म, एक टर्म है भैया, दो टर्म थोड़े ये जो हम मल्टीप्लाई कर बैठे। ठीक है, तो उसने कहा कि इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या कहलाएगी कि कोट की मल्टीप्लाई ए से हो रही है, पूरी की पूरी एक टर्म है कोट ए, कोट एंगल ए। ठीक है जी, अब ध्यान से आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, तभी आप उसका आंसर देना, नहीं तो आप कंफ्यूज 100% हो जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, आप इसको इतना नोट कीजिए। तो हम डिस्कस करते हैं कौन सा, इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में उसने क्या कहा है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम लगभग थर्ड पार्ट जैसा ही है। उसने कहा कि मेरे पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, हमारे पास 4/3 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। उसने कहा कि अगर साइन थीटा मेरे पास ये गिवन है, क्या मैं सभी वैल्यूज निकाल सकता हूं एंगल थीटा पर। तो हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या दी, कि साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास होता है p/h, और p/h उसने दिया 4/3। अब ध्यान से देखो कि h तो इसने कि h की वैल्यू कितनी आई 3 और p की वैल्यू कितनी आ गई 4। कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हाइपोटेनियस कभी परपेंडिकुलर थी या बेस से छोटी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रायंगल की बात करी जाए तो आपको पता ही है 90 है, और 90 के सामने हमेशा कौन रहती है, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस। आपको पता है कि जब 90 डिग्री इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी
ये भी सबसे ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमारे पास देखा जाए तो हमने देखा क्या कि h की वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहीं पर हमारा क्या मिल गया, रेशियो फॉल्स मिला। तो हम सीधा आंसर देंगे, हमारे पास क्या रहेगा आंसर में फॉल्स, बिकॉज क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है p अपॉन h। अब आपने कहा कि वी नो डैट कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर रहनी चाहिए और बेस से भी, तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ही अपने आप में ही ग्रेटर हो रहा है हाइपोटेनस से, तो ये क्या रहेगा हमारे पास रीजन फॉल्स रहेगा। जब साइन ही अपनी वैल्यू को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो अगली वैल्यू थीटा पर कहां से निकाल देंगे हम, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपका रहेगा ये रहेगा आपका फॉल्स। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहेगी आपकी 8.2 पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट।